सो हेलो हाय गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम गौतम लखानी है एंड आई वेलकम यू ऑल टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। आज के सेशन में गाइस हम लोग कंटिन्यू करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज बाय स्पेक्ट्रम। आप सब लोग जानते हैं कि वैसे तो हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, बट देयर आर फ्यू टॉपिक्स विच आर लेफ्ट, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो गया, या फ्रीडम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रेस हो गया, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन हो गया। तो कुछ 3-4 दिन में हम इन टॉपिक्स को कवर करके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को खत्म करेंगे। तो आज के सेशन में गाइज हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स इन इंडिया। यानी कि आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि इंडिया के अंदर अंग्रेजों ने किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट करे। तो आज के सेशन में हम लोग 1773 से लेकर के 1853 तक की बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। सेशन को शुरू करने से पहले आप सब लोगों के लिए एक छोटे से इन्फॉर्मेशन यहाँ पर यह है कि आप लोगों को जान करके खुशी होगी कि इस बार यूपीएससी सीएससी 2020 में काफी सारे अनअकैडमी लर्नर्स ने इस एग्जाम को क्लियर करा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप इस एग्जाम को क्लियर करें तो आप अनअकैडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। इंडिया के टॉप एडुकेटर्स यहाँ पर आप लोगों को गाइड करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, साथ ही साथ हाई क्वालिटी रीडिंग मटेरियल आपको मिलेगा, डाउट क्लियरिंग और आंसर राइटिंग सेशंस होंगे। इसके अलावा करंट अफेयर्स का भी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कराया जाएगा। तो फटाफट से जाकर के आप एनरोल करें, ज्वाइन करें, अनअकैडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करें। कुछ नए बैचेस अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर के आया है, जिसमें कुछ ऑप्शनल के बैचेस हैं और साथ ही साथ कुछ नए जीएस के बैचेस हैं जो कि 10 नवंबर से शुरू होने जा रहे हैं। जीएस बैचेस की यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2022 एस्पिरेंट्स के लिए 1 ईयर और 2023 एस्पिरेंट्स के लिए 2 ईयर के बैचेस हैं, जिसमें आपका कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज कराया जाएगा। मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर के आया है, जिसमें आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये जो बैचेस हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव रहेंगे इंग्लिश एंड बायलिंगुअल लैंग्वेज के अंदर, जिसमें आपका कंप्लीट प्री कम मेंस का सिलेबस कवरेज कराया जाएगा। तो फटाफट से जाकर के आप एनरोल करें, ज्वाइन करें। साथ ही साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए डेली फ्री टेस्ट सीरीज लेकर के आया है, जहां पर आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डेली आपको 15 एमसीक्यू स्टैटिक और 15 एमसीक्यू करंट अफेयर्स के आपको मिलेंगे, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट डेली अनअकैडमी ऐप पर जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हो बाय यूजिंग आवर रेफरल कोड रैंक 10। साथ ही साथ अनअकैडमी एवरी संडे आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट भी कंडक्ट कराता है। अगर हम बात करें इस संडे की, दैट इज ऑन 7 नवंबर, तो सुबह 11 बजे ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक का सिलेबस से यहाँ पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आपकी रैंक के अकॉर्डिंगली आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो फटाफट से जाएं, जाकर के एनरोल करें फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें। बाकी अनअकैडमी के लाइव मेंटोरिंग प्लेटफॉर्म के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। लोन की फैसिलिटी आप लोगों के लिए है ही, बाकी जब आप यूज करेंगे हमारा रेफरल कोड रैंक 10 तो एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। तो प्लीज जाएं, जाकर अनअकैडमी के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करें। सो गुड इवनिंग एवरीवन, चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। देखिए गाइस, जब हम बात करते हैं अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों ने इंडिया में जब पहला कदम रखा, या आप कहें जब शुरुआत अंग्रेजों की इंडिया में हुई, तो वो एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर हुई। यानी कि अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर बन करके इंडिया आए थे, मर्चेंट्स बन करके इंडिया आए थे। बट आगे चल करके वो एक रूलिंग बॉडी बन गए और लगभग लगभग उन्होंने हमारे देश को 200 साल तक रूल करा। तो इस रूल करने के पीछे की जो पूरी की पूरी स्टोरी है, उसको आज हम थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि भैया रूल करने के साथ साथ किस तरीके से इंडिया की पॉलिटी और गवर्नेंस के अंदर उनका इम्पैक्ट पड़ा, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जब हम बात करते हैं अंग्रेजों के रूल की, तो उसके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट आता है, दैट इज द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के रिवोल्ट से पहले की जब हम यहां पर बात करते हैं, तो पहले के पीरियड को बोला जाता है कंपनी रूल, और 1857 के पीरियड के बाद की जब हम बात करते हैं टिल इंडिपेंडेंस, तो इस पीरियड को बोला जाता है क्राउन रूल। तो आज के सेशन में हम लोग इसी कंपनी रूल के बारे में यहां पर बात करेंगे। यानी कि आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि दैट आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1765 के बाद किस तरीके से अंग्रेजों ने इंडिया में रूल करा टिल 1857, और किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए, इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं इन चेंजेस की, तो अंग्रेजों का जो मेन ऑब्जेक्टिव था या जो नेचर था, वो कहीं ना कहीं यही था कि हम इस तरीके के कानून बनाएं, इस तरीके की पॉलिसीज बनाएं, इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करें जिनसे अल्टीमेटली हमें ही फायदा पहुंचे। बट इस पूरी प्रोसेस के दौरान
कहीं ना कहीं एक मॉडर्न स्टेट के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर हमें आते हुए देखने को मिले। जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, तो इस तरीके से और भी बहुत सारे जो सर्टेन एलिमेंट्स होते हैं, फीचर्स होते हैं मॉडर्न स्टेट के, वो हमें इंडिया में आते हुए देखने को मिले। तो आज के सेशन में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, यानी कि आज के सेशन में हम लोग कंपनी रूल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम यहाँ पर बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर की, तो सबसे पहले आप सब लोग जानते हैं कि 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। प्लासी के बाद जो बहुत ही सिग्निफिकेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, या आप कहें कि चेंजिंग मूवमेंट था, तो वो कहीं ना कहीं था बैटल ऑफ बक्सर के अंदर। 1764 को बैटल ऑफ बक्सर इंडिया में होता है, दैट इज अराउंड बिहार के आसपास वाले एरिया में होता है, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो यहाँ पर जीत जाती है। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आप जानते ही हैं, ये सब चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। अगर आप लोगों ने बैटल ऑफ बक्सर को नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है इसके बारे में कि कैसे बंगाल के नवाब को यहाँ पर हराया गया एंड सो, तो आप जाकर के इसको देख सकते हैं। तो देखिए, जब हम बैटल ऑफ बक्सर की बात करते हैं, तो बैटल ऑफ बक्सर से हुआ क्या कि बेसिकली यहाँ पर जो दीवानी थी बंगाल की, बिहार की, उड़ीसा की, दीवानी माने की रेवेन्यू कलेक्शन का जो अधिकार था, राइट था, वो सीधा सीधा अंग्रेजों के पास यहाँ पर पहुंच गया। और बैटल ऑफ बक्सर के अंदर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने एक तीर से 3 निशाने करे। द वेरी फर्स्ट इज बंगाल, द सेकेंड इज नवाब ऑफ अवध, एंड द थर्ड इज द मुगल एम्परर हिमसेल्फ। तो यहां पर जब हम बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर की, तो मुगल एम्परर शाह आलम, नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला, और साथ ही साथ जो बंगाल के नवाब थे, ये तीनों कहीं ना कहीं यहाँ पर अंग्रेजों ने इन तीनों का शिकार यहाँ पर करा। बंगाल तो अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। बंगाल के साथ साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुगल एम्परर शाह आलम को भी यहाँ पर एनुअल सब्सिडी दे दी गई कि भैया तुम जाओ जाकर के मौज करो। साथ ही साथ जो नवाब ऑफ अवध थे उसको भी यहाँ पर पेंशनर बना दिया गया। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एक तरीके से बंगाल का जो एरिया है वो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया। शाह आलम जो कि एक मुगल एम्परर है, यानी कि दिल्ली उनके कब्जे में आ गई, और दूसरी तरफ जो अवध का नवाब था वो एक बफर स्टेट के तौर पर बनकर के यहाँ पर रह गया। जब हम बंगाल की बात करते हैं तो उस टाइम का बंगाल आज के बंगाल से बहुत अलग था। आज की डेट में आप 3 प्रोविंसेस को मिला लीजिए, 3 स्टेट्स को मिला लीजिए, जिसमें बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और साथ ही साथ मॉडर्न डे बांग्लादेश। जब आप इन सब चीजों को मिला लेंगे तो उस टाइम का बंगाल यहाँ पर बनता था। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बंगाल था उस टाइम पर ये अपने आप में एक काफी बड़ी और काफी इंपॉर्टेंट प्रोविंस था, जो कि अपने आप में काफी बड़ी अचीवमेंट थी अंग्रेजों के लिए। खैर, इन सब चीजों को हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं पहले, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं, तो वी विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल। बट कुल मिलाकर के अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ से शुरुआत होती है अंग्रेजों की। पहली बार जब ब्रिटिश सरकार ने इसके अंदर अपना इंटरफेरेंस करा या इंटरवीन हुई, तो वो हुई 1767 के अंदर, जब अंग्रेजों ने देखा कि भैया इंडिया में हमारी कंपनी को, हमारे लोगों को एक तरीके से सोने की चिड़िया हाथ लग गई है, सोने की मुर्गी हाथ लग गई है अंडे देने वाली, तो भैया हम क्यों ना यहाँ पर लें। तो होता क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर डिमांड करती है कि आपने जो भी लूटपाट करी है, जो भी आप रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट कर रहे हो, इसमें से 10% शेयर आप हमें दोगे। यानी कि लगभग 4 मिलियन पाउंड्स जो हैं ब्रिटिश सरकार को यहाँ से दिए गए। 4 मिलियन पाउंड्स अपने आप में उस टाइम पर बहुत बड़ा अमाउंट था जो कि ब्रिटिश सरकार को यहाँ पर मिला। और जब हम बात करते हैं 1765 से लेकर के 1772 तक की, तो जो इस 7 इयर्स का पीरियड रहा, ये अपने आप में बंगाल को खोखला कर देने वाला, बंगाल को दीमक की तरह खा जाने वाला पीरियड था। और ये जो पीरियड था ये था डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। और हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि कंपनी अथॉरिटी तो यहाँ पर थी, बट उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर नहीं थी, और बहुत ही बुरी तरीके से कंपनी ने यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हिसाब किताब संभाला। और जब इन 7 साल की हम बात करते हैं तो आप सब जानते ही हैं
कि कितने बड़े लेवल पर करप्शन इस टाइम पर हमें देखने को मिला। कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो तो दिन पर दिन अमीर होते चले गए, साथ ही साथ जो कंपनी थी, कंपनी बैंकरप्ट होती चली गई, कंपनी के लॉसेस बढ़ते चले गए, और कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, जो कर्मचारी थे आगे, वो दिन पर दिन तरक्की करने लगे। बहुत बड़े लेवल पर कंपनी यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट करने लगी, पीजेंट्स का बहुत बड़े लेवल पर ऑपरेशन हुआ। तो कुल मिलाकर के इस तरीके का माहौल देश के अंदर बन रहा था। जब ये सब हवा अंग्रेजों तक पहुंची, ब्रिटिश सरकार तक पहुंची कि भैया ऐसे कैसे, कंपनी का जो ऑफिशियल है, मान लो कोई इंग्लैंड से इंडिया जा रहा है कंपनी का नौकर बन करके, तो जब वो वापस आ रहा है तो भैया उसके 32 के 32 दांत जो हैं, टीथ जो हैं, वो सोने के हैं। यानी कि इतना पैसा कमा करके ला रहा है कि पूछो मत। तो ऐसे कैसे कि कंपनी के ऑफिशियल तो पैसा कमा रहे हैं, बट कंपनी जो है दिवालिया हो रही है, कंपनी यहां पर घाटे में चल रही है। तो इसके पीछे क्या रीजन है? तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि क्यों ना कंपनी को रेगुलेट करा जाए, क्यों ना कंपनी की जो भागदौड़ है वो हमारे अपने हाथ में हम ले। और यहीं से शुरुआत होती है ब्रिटिश सरकार की कंपनी को गवर्न या कंपनी को रेगुलेट करने को लेकर के। और इसी को लेकर के सबसे पहला कानून जो सरकार बनाती है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो हमें यहाँ पर सबसे पहला कानून जो बनता हुआ देखने को मिलता है वो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, अब इसी की यहाँ पर बात करेंगे, इसी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं आप सब लोगों को बता दूं कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, मैं लाइव सेशन नहीं कर पा रहा हूं, आज रिकॉर्डेड है। तो जो भी आप लोगों का डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आई विल आंसर इट इन आवर नेक्स्ट सेशन। जो भी हमारा नेक्स्ट लाइव सेशन होगा मैं उसमें आपका आंसर जरूर करूंगा। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की। देखिए, जब हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दैट दिस वाज द वेरी फर्स्ट स्टेप जो कि ब्रिटिश सरकार ने लिया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट किया जा सके। होता क्या है कि यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनी की, तो इस एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ला करके कंपनी को बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फील्ड में आप यहां पर कह सकते हैं कि एक तरीके से कंपनी का जो रोल है उसको ब्रिटिश सरकार ने पहली बार रिकॉग्नाइज करा। ब्रिटिश सरकार ने एक तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ये क्लियर कर दिया कि भैया अब तुम खाली ट्रेड ही नहीं कर रहे हो, तुम तो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फील्ड्स में भी एक्टिव हो। तो उसके लिए बकायदा यहाँ पर क्या करा गया, जो कंपनी के डायरेक्टर्स थे, डायरेक्टर्स ऑफ द जो कंपनी थे, उनको बकायदा बोला गया कि भैया जो भी आपके पास रेवेन्यू से रिलेटेड मामले हैं, सिविल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आप यहाँ पर सरकार को सबमिट करोगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ पर सबमिट करोगे। और उसके लिए बकायदा एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बकायदा गवर्नर जनरल और उसकी एक काउंसिल इंडिया में बना दी। गवर्नर जनरल और उसके साथ 4 मेंबर्स की एक काउंसिल बना दी जो कि सिविल और मिलिट्री से रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको यहाँ पर संभालेंगे। यानी कि कंपनी को कह दिया गया कि भैया तुम ट्रेड देखो, सिविल और मिलिट्री से रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे गवर्नर जनरल और इनके साथ जो काउंसिल है वो यहाँ पर संभालेगी। साथ ही साथ जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के, उनको आदेश दे दिया कि भैया जो भी आप खर्चा पानी करोगे, जो भी आप रेवेन्यू कलेक्ट करोगे, जो भी आप चीजें करोगे इंडिया में, उसकी जानकारी सारी की सारी आपको ब्रिटिश सरकार को देनी होगी। तो कुल मिलाकर के किस तरीके का स्ट्रक्चर इंडिया के अंदर स्टैब्लिश कर दिया गया। साथ ही साथ यहां पर यह बोला गया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल होगी, इसमें ऐसा होगा कि भैया मेजॉरिटी के हिसाब से यहां पर कोई भी डिसीजन वगैरह लिया जाएगा। यानी कि अकेला गवर्नर जनरल चाहे तो कुछ कर नहीं सकता जब तक उसकी काउंसिल उसके साथ नहीं है। तो यहां पर 1+4 की काउंसिल बना दी गई और साथ ही साथ यहां पर मेजॉरिटी रूल इंडिया के अंदर स्टैब्लिश कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए। और पहले गवर्नर जनरल जो बने वो बने वॉरेन हेस्टिंग। जब हम बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग की, तो वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने बंगाल के अंदर। और हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि बकायदा उनके साथ 4 अदर मेंबर्स भी बनाए गए। जो बाकी के 4 मेंबर्स थे इनको बेसिकली कंपनी अपॉइंट करती। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिया गया। साथ ही साथ जस्टिस को संभालने के लिए जुडिशरी एस्टैब्लिश करी गई और सुप्रीम कोर्ट जो है बंगाल के अंदर एस्टैब्लिश कर दी गई।
कि भैया ये सुप्रीम कोर्ट है, ये जितने भी जस्टिस से रिलेटेड, जुडिशरी से रिलेटेड मामले हैं, ये कोर्ट यहाँ पर संभालेगी और इस कोर्ट के पास ही ओरिजिनल और एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन यहाँ पर होगा। तो कुल मिलाकर के एक सुप्रीम कोर्ट भी बना दी गई जो कि गवर्नर जनरल काउंसिल और साथ ही साथ कंपनी के ऊपर पूरे तरीके से चेक और बैलेंस यहाँ पर बना करके रखेगी। तो आगे आप देखोगे कि आगे इसको लेकर के प्रॉब्लम्स भी आएंगी और ठीक 7 साल के अंदर अंग्रेज इसको लेकर के चेंजेस भी करेंगे। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना दिया गया। साथ ही साथ जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स थे उनको बेसिकली गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर कर दिया गया। यानी कि एक तरीके से बंगाल को रखा गया टॉप पर और उसके नीचे बॉम्बे और मद्रास को यहां पर कर दिया गया। तो एक पूरा चेक एंड बैलेंस का सिस्टम यहां पर बना दिया कि भैया बहुत उड़ रहे थे अभी तक, अब हम तुम्हें यहां पर देखेंगे। अब होता क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के पास काफी पावर थी, ओरिजिनल और एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन दोनों ही सुप्रीम कोर्ट के पास हुआ करता था। तो क्या होने लगा कि सुप्रीम कोर्ट कंपनी अगर कोई गलत काम कर रही है तो उसके अंदर आकर के फिर इंटरफेयर करती थी अपने हिसाब से कि भाई नहीं, गलत तो गलत है। यानी कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें यहां पर देखने को मिली। और कहीं ना कहीं जैसे आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट सरकार को डांट लगाती है, सरकार कुछ गलत करती है तो ऑब्जेक्ट करती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट उसी टाइम पर अपने हिसाब से ये काम करने लगी। होने क्या लगा कि गवर्नर जनरल काउंसिल को लगने लगा कि भैया हम छोटे पड़ रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बीच में और गवर्नर जनरल काउंसिल के बीच में डिस्प्यूट्स हमें होते हुए देखने को मिले। तो खैर 1781 में आकर के सरकार को, ब्रिटिश हुकूमत को यहां पर अमेंडमेंट करना पड़ा और क्या कर दिया गया कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास जो जुरिस्डिक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता के अंदर ही है। यानी कि कलकत्ता से रिलेटेड मामले ही सुप्रीम कोर्ट यहां पर देख सकता है, दैट्स इट। तो सुप्रीम कोर्ट की पावर को लिमिटेड यहां पर कर दिया गया। साथ ही साथ पर्सनल लॉज को एडमिनिस्टर करने के लिए एक अलग सिस्टम यहां पर एस्टैब्लिश करा गया और एक बहुत ही खास बात यहां पर बोल दी गई सुप्रीम कोर्ट की पावर को लिमिट करने के लिए, और वो बात यहां पर यह थी कि ब्रिटिश हुकूमत के जो सर्वेंट्स हैं, अगर वो अपनी कोई ड्यूटीज वगैरह डिस्चार्ज कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से इसको लेकर के इम्यून है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल को काम करते हुए देखते हुए या जो सरकार के सर्वेंट्स हैं उनके काम को देखते हुए कोई भी क्वेश्चन यहां पर खड़ा नहीं कर सकती। तो आप यहां पर क्या कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो बहुत हैवी पावर पहले थी उसको यहां पर अमेंडमेंट वगैरह करके रिड्यूस कर दिया गया, लिमिटेड पावर यहां पर सुप्रीम कोर्ट की कर दी गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो पंख थे वो यहां पर काट दिए गए। बट कुल मिलाकर के यहां पर अगर आप देखो तो एक ऐसा सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया गया चेक एंड बैलेंस का कि जो कंपनी थी उसके ऊपर सरकार ने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया। अब 1773 के बाद जब अगला कानून आया तो वो आया 1784 में, जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। जब हम 1784 के इस कानून की बात करते हैं तो इसमें और चेंजेस करे गए और कंपनी को सरकार का एक सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट यहां पर बना दिया गया। यानी कि कंपनी के ऊपर और ज्यादा कंट्रोल यहां पर स्ट्रेंथन करी गई और ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश सरकार का कंपनी के अफेयर्स में और बेहतर कंट्रोल हमें यहां पर देखने को मिला। क्या हुआ यहां पर? तो यहां पर आप क्या कह सकते हैं कि कंपनी को एक तरीके से स्टेट का, सरकार का सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट बना दिया गया। कंपनी ने इंडिया के अंदर जिन भी टेरिटरीज के ऊपर कब्जा कर लिया था उन सब टेरिटरीज को यहां पर ब्रिटिश पोजेशंस कहा जाने लगा कि भैया अब ये जो पोजेशंस हैं ये ब्रिटिश है। यानी कि ब्रिटिश सरकार ने एक तरीके से ये दिखा दिया कि भैया इन पर हमारा अधिकार है, ये जो पोजीशंस आपने ली हैं ये आपकी जागीर नहीं है, आप इसके मालिक नहीं हो, ये जो पोजीशंस हैं ये कंपनी की जितनी भी टेरिटरी हैं उन्हें ब्रिटिश पोजीशंस कहा जाएगा। साथ ही साथ यहां पर क्या करा गया, जो सरकार का कंट्रोल था उसे और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया और इसके लिए क्या करा गया, बकायदा एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहां पर बना दिया गया। भाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तो पहले ही है कंपनी का, अब उसके साथ साथ यहां पर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश कर दिया गया। अब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जब हम बात करते हैं तो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री से भी मेंबर होंगे, फॉरेन मिनिस्ट्री से मेंबर होंगे और साथ ही साथ जो प्रीवी काउंसिल होती है उसके भी 4 मेंबर होंगे। यानी कि 6 मेंबर्स का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहां पर बना दिया और इन 6 के 6 लोगों को अपॉइंट कौन करेगा, ब्रिटिश सरकार करेगी, ब्रिटिश क्राउन करेगा।
भाई जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है या चांसलर ऑफ एक्सचेकर है, ये तो पहले ही ब्रिटिश सरकार के बंदे हैं। वहीं जो प्रीवी काउंसिल के 4 मेंबर हैं जो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पार्ट बनेंगे, उन्हें अपॉइंट कौन करता है? क्राउन करता है। अब यहां पर क्या कह दिया गया कि कंपनी अगर कोई भी रेवेन्यू से रिलेटेड, मिलिट्री से रिलेटेड या सिविल मामला, सिविल अफेयर एक्सरसाइज करेगी तो उससे पहले उसकी परमिशन जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल से यहां पर लेनी पड़ेगी। तो देखिए क्या करा गया कि यहां पर सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर संभालेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और ट्रेड से रिलेटेड मामले देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो एक तरीके का डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल यहां पर एस्टैब्लिश कर दिया गया। और ब्रिटिश सरकार ने, आप यहां पर ये कहिए कि एक तरीके से अपना कंट्रोल और ज्यादा यहां पर किसके ऊपर कर दिया? कंपनी के ऊपर यहां पर एस्टैब्लिश कर लिया। साथ ही साथ यहां पर क्या कहा जाने लगा कि भैया जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है, अभी तक क्या था कि गवर्नर जनरल और साथ ही साथ यहां पर 4 मेंबर्स उसकी काउंसिल के हुआ करते थे, और कोई भी डिसीजन लेना होता था तो क्या होता था कि यहां पर गवर्नर जनरल को अपने साथ 2 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता था। और तो कई बार इसको लेकर के डिस्प्यूट बन जाता था, कई बार इसको लेकर के पंगे हो जाते थे। तो यहां पर क्या करा गया, गवर्नर जनरल और उसके साथ जो काउंसिल थी 4 मेंबर्स की, अब उन 4 में से मेंबर कर दिए गए 3। कितने मेंबर कर दिए गए? 3 मेंबर यहां पर कर दिए गए कि भैया अब जो गवर्नर जनरल की काउंसिल होगी उसके अंदर 3 मेंबर यहां पर होंगे, जिसमें एक कमांडर इन चीफ भी यहां पर होगा। यानी कि गवर्नर जनरल, साथ ही साथ जो ये 3 मेंबर हैं इसमें कमांडर इन चीफ और 2 बाकी के और मेंबर्स होंगे। साथ ही साथ जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी है वो अभी भी क्या रहेंगी? गवर्नर जनरल और काउंसिल के सबऑर्डिनेट बनी रहेंगी। तो एक तरीके से यहां पर आप क्या कह सकते हैं कि बेसिकली सरकार ने अपना कंट्रोल और ज्यादा एस्टैब्लिश कर दिया कंपनी के ऊपर। तो धीरे धीरे सरकार यहां पर क्या कर रही है? अपना शिकंजा कसती जा रही है। 1786 तक आते आते क्या हुआ कि बात आई कि भैया लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश क्राउन का बहुत ही खास अफसर हुआ करता था, कि भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया भेजा जाए। और कॉर्नवालिस जाकर के वहां पर भागदौड़ संभाले कंपनी की और देखे कि भाई किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह चल रहा है, कैसे इस टाइम पर जो है कंपनी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है आगे की तरफ को। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि बेसिकली कॉर्नवालिस को भेजने की बात करी गई। तो कॉर्नवालिस ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर उठाया। कॉर्नवालिस ने कहा कि देखिए ऐसा है कि मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल बनकर के नहीं जाऊंगा, मुझे कमांडर इन चीफ भी बनना है। यानी कि ब्रिटिश आर्मी जो इंडिया के अंदर है उसका कमांडर इन चीफ बनना है। तो मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ मिलिट्री पावर्स भी होंगी। तो चलो जी ठीक है। तो कॉर्नवालिस की जो ये डिमांड थी गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ वाली, वो यहां पर एक्सेप्ट कर ली। साथ ही साथ कॉर्नवालिस ने कहा कि जो ये मेरी काउंसिल है, इस काउंसिल की बात मैं नहीं मानूंगा, मेरे को विटो पावर चाहिए कि अगर मैं चाहूं तो काउंसिल को विटो कर सकूं, काउंसिल को ओवर रूल कर सकूं, ओवर राइड कर सकूं। ये बात यहां पर कॉर्नवालिस ने बोली। तो ब्रिटिश सरकार ने और ज्यादा पावर यहां पर किसको दे दी? गवर्नर जनरल को दे दी। कॉर्नवालिस से शुरुआत हुई विटो पावर की, और आगे जितने भी गवर्नर जनरल्स आएंगे सबको ये पावर यहां पर मिलेगी। तो एक तरीके से क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को, गवर्नर जनरल को और ज्यादा पावर यहां पर दे दी, ताकि वो चीजें और बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सके और बेहतर तरीके से एडमिनिस्टर कर सके। तो 1786 तक की जब हम यहां पर बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से अंग्रेजों ने इंडिया के अंदर कंपनी के शिकंजे को कसने की कोशिश करी, और धीरे धीरे सरकार यहां पर अपना शिकंजा आगे बढ़ाएगी। 1793 तक की जब हम बात करते हैं तो और ज्यादा चेंजेस हमें यहां पर आते हुए देखने को मिले। क्या थे, कैसे थे, अब उनकी यहां पर हम बात करेंगे। बाकी मैं एक बार आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। बाकी ये रिकॉर्डेड वीडियो है जो आप लोग देख पा रहे हैं अभी, तो इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई समस्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। बाद में जब भी हमारा लाइव सेशन होगा, I'll answer each and every question of yours। बाकी कमेंट जरूर करें और जो भी आपका डाउट है जरूर पूछें साथ के साथ, और साथ में वीडियो को लाइक भी जरूर करें। चलिए अब बात करते हैं 1793 की। तो देखिए 1793 जब आया
तो सरकार ने जब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 लेकर के गवर्नमेंट आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो यहां पर क्या करा गया, कंपनी के जो कमर्शियल प्रिविलेजेस थे, जैसे कि कंपनी के पास मोनोपोली थी कि दैट सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया के साथ ट्रेड कर सकती है, तो इस मोनोपोली को 20 साल के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया गया कि भैया 1813 तक तुम्हारी ही मोनोपोली है, सिर्फ तुम ही इंडिया में जाकर के ट्रेड कर सकते हो, तुम्हारे अलावा और कोई कंपनी आएगी नहीं। तो चलिए जी, ठीक है, अच्छी बात है। तो यहां पर क्या करा गया, एक तरफ तो कंपनी के कमर्शियल प्रिविलेजेस को बढ़ा दिया गया, साथ ही साथ यहां पर यह कह दिया गया कि भाई कंपनी जो है जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको काटने के बाद ब्रिटिश सरकार को हर साल 5 लाख पाउंड पे किया करेगी। अब ब्रिटिश सरकार का कहना था कि जब हम तुम्हारे कमर्शियल प्रिविलेजेस को बढ़ा रहे हैं तो बदले में हमें भी तो कुछ चाहिए ना, तो हमें भी क्या दो, इंडियन रेवेन्यू से, इंडिया से जो पैसा तुम इकट्ठा कर रहे हो, अपने सब एक्सपेंसेस काटने के बाद, इंटरेस्ट काटने के बाद, सैलरीज वगैरह सब दे देने के बाद तुम हमें 5 लाख पाउंड हर साल दो। चलो जी, अच्छी बात है, दे दिए। इसके अलावा यहां पर यह बोल दिया गया कि अब किसी भी, जब गवर्नर जनरल का अपॉइंटमेंट करा जाएगा, किसी भी गवर्नर का अपॉइंटमेंट करा जाएगा, किसी भी कमांडर इन चीफ का अपॉइंटमेंट करा जाएगा इंडिया में, तो उसके लिए ब्रिटिश क्राउन का रॉयल अप्रूवल जरूरी होगा। यानी कि बिना क्राउन के अप्रूवल के यहां पर किसी भी गवर्नर जनरल का, किसी भी गवर्नर का, किसी भी कमांडर इन चीफ का अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहां पर यह बोल दिया गया कि भाई कंपनी के पास अधिकार होगा कि कंपनी चाहे तो बाकी के इंडिविजुअल्स को भी, एम्प्लॉयज को भी अधिकार है कि भाई वो यहां पर ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, लाइसेंस वगैरह दे सकते हैं एंड ऑल। तो हम क्या देखते हैं कि यहां से चाइना में ओपियम ट्रेड शुरू हुआ, आगे चल करके ओपियम वॉर भी होंगे, वो बात की बात है। खैर, तो इस तरीके से कुल मिलाकर के यहां पर अगर हम बात करें तो कंपनी के प्रिविलेजेस को और ज्यादा बढ़ा दिया गया और कहीं ना कहीं यहां पर रॉयल अप्रूवल की बात यहां पर सामने रख दी गई। बाकी जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन था उसको बेसिकली जुडिशरी से सेपरेट कर दिया गया। और साथ ही साथ एक बहुत ही खास बात यहां पर बोली गई, खास बात यहां पर यह बोली गई कि भैया जो होम गवर्नमेंट है, यानी कि ब्रिटेन के अंदर जो बैठे हैं लोग, जो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे हैं, उनके जो भी खर्चे हैं वो इंडियन रेवेन्यू से दिए जाए। और ये 1919 तक चलेगा, आप देखोगे जब आगे। यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर हैं, जो बाकी लोग हैं, उनके जो भी खर्चा पानी है वो कहां से दिया जाए, इंडिया रेवेन्यू से दिया जाए। यानी कि इंडिया से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, इंडिया से जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है, वहां से ये पैसा दिया जाए। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम को यहां पर एस्टैब्लिश कर दिया गया। और कुल मिलाकर के अगर आप यहां पर देखो तो धीरे धीरे अंग्रेज, ब्रिटिश सरकार कंपनी के ऊपर अपना रूल, अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर रही है। अब बारी आती है 1813 की। 1813 तक आते आते थोड़ा सा क्या हो रहा था कि नेपोलियन का खतरा बढ़ रहा था। नेपोलियन का कॉन्टिनेंटल सिस्टम इस टाइम तक आज आ रहा था। तो कहीं ना कहीं यहां पर क्या हुआ कि जो इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर बिजनेसेस थे और कंपनीज थी, वो सरकार के ऊपर प्रेशर डालने लगी कि भैया ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये तुम्हारा चाचा का भतीजा है क्या, जो तुमने इसको मोनोपोली दी हुई है, इसकी मोनोपोली खत्म करो। यानी कि 1813 में आकर के कहीं ना कहीं क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार के ऊपर ये प्रेशर बनने लगा कि आपने इंडिया के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी हुई है, इसे खत्म करो, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, हमारे बिजनेसेस को नुकसान पहुंच रहा है। क्योंकि क्या था कि यूरोप के अंदर नेपोलियन ने काफी बड़े लेवल पर एक्सपेंशन कर रहा था, नेपोलियन, ब्रिटेन को वहां से नुकसान हो रहा था ट्रेड में, कॉमर्स में। तो वो कहने लगे कि भैया हमें भी अब ईस्ट की तरफ जाने की परमिशन दो, इंडिया जाने की परमिशन दो, कंपनी की मोनोपोली यहां पर खत्म करो। तो खैर 1813 के अंदर आकर के क्या हुआ कि कंपनी की जो मोनोपोली थी इंडिया के ट्रेड को लेकर के, उसको यहां पर खत्म कर दिया गया। बट अभी भी चाइना के साथ ट्रेड को लेकर के और चाय के व्यापार में कंपनी की मोनोपोली बनी रही। यानी कि चाइना के साथ अगर अभी भी ट्रेड करना है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। चाय का कोई व्यापार हो रहा है, टी का कोई व्यापार हो रहा है, चाहे वो इंडिया से हो रहा है, चाइना से हो रहा है, कहीं से भी हो रहा है, तो उसके ऊपर भी कंपनी की मोनोपोली रहेगी। बाकी फ्री है, जाओ जाकर के ट्रेड करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई समस्या यहां पर नहीं है।
तो कहीं ना कहीं आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई कौन से एक्ट ने, कौन से चार्टर एक्ट ने कंपनी की ट्रेडिंग मोनोपोली खत्म करी, तो इट इज 1813। 1813 ने यहाँ पर कंपनी की मोनोपोली खत्म करी इंडिया के अंदर, बट चाइना और चाय के उसमें बनी रही। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये बोल दिया गया कि देखो ऐसा है कि जो कंपनी के जितने भी पोजीशंस हैं, जितनी भी टेरिटरीज हैं, वो कंपनी ही यहाँ पर रिटेन करके रखे, यानी कि जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरीज हैं, ब्रिटिश पोजीशंस हैं, वो कंपनी ही संभाल के रखे। साथ ही साथ उनसे जो रेवेन्यू वगैरह आ रहा है वो भी कंपनी देखे, बट क्राउन की सॉवरेनिटी को यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो एक तरीके से यहाँ पर यह कह दिया गया कि भैया देखो ऐसा है कि सोवरेन तो क्राउन ही है, हेड तो कहीं ना कहीं क्राउन ही है उन ब्रिटिश पोजीशंस का, बट तुम्हें यहां पर क्राउन परमिशन दे रहा है कि तुम यहां पर पोजीशंस को संभाल करके रखो। तो एक तरीके से कंपनी ने, ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया के अंदर जितनी भी टेरिटरीज थी उनको लेकर के कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन फिक्स कर दी कि भैया इस पर सोवरेनिटी हमारी है, इस पर अधिकार मेन हमारा है, ये तो तुम्हें क्राउन ने बिठा रखा है, तो तुम यहां पर बैठे हो। साथ ही साथ यहां पर क्या करा गया, कंपनी के लिए एक जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर्स को भी और ज्यादा बढ़ा दिया गया। इसके अलावा कंपनी को यहां पर यह कह दिया गया कि आप हर साल 1 लाख रुपया का खर्चा करोगे और इसमें आप लिटरेचर, लर्निंग, साइंस के रिवाइवल को लेकर के, प्रमोशन को लेकर के, एंकरेजमेंट को लेकर के काम करोगे। यानी कि इंडिया के अंदर एजुकेशन को लेकर के, पढ़ाई लिखाई को लेकर के आप हर साल 1 लाख रुपया खर्च करोगे, ये बात यहां पर बोल दी गई। यानी कि कुल मिलाकर के यहां पर अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर एजुकेशन को के प्रमोशन को लेकर के यहां पर बात करी गई। और आगे आप देखोगे कि फिर वही एंगलिस्ट ओरिएंटलिस्ट वाला डिबेट हमें देखने को मिलेगा, साथ ही साथ मकॉलाई मिनट्स हमें देखने को मिलेगा, देन वुड्स डिस्पैच एंड बाकी चीजें। तो जब हम डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, उसको पढ़ेंगे, तब हम इन सब चीजों को वहां पर देखेंगे। बट कौन सा कानून है, कौन सा एक्ट है जो कि हर साल 1 लाख रुपया देने की बात करता है एजुकेशन के लिए, वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 दो वजह से यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। पहला, कंपनी की मोनोपोली खत्म करी, दूसरा यहां पर एजुकेशन के प्रमोशन के लिए बात कही गई। इसके अलावा यहां पर क्या कहा गया, इसके अलावा यहां पर यह कहा गया कि भैया मद्रास, बम्बे, कलकत्ता की जो काउंसिल है, वो कोई भी रेगुलेशन वगैरह अगर जो भी पास करेंगी तो उसके लिए उनके जो भी परमिशन वगैरह होगी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से यहां पर लेनी पड़ेगी। यानी कि एक तरीके से यहां पर आप कह सकते हैं कि कंपनी के पास जो पहले फ्री हैंड था, कंपनी खुलेआम जो यहां पर लूट मचाई कर सकती थी, कानून वगैरह बना सकती थी, उसको लेकर के अब परमिशन उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट से लेनी होती थी। यानी कि अब वो जो भी कानून होंगे, जो भी रेगुलेशंस वगैरह बनाएंगे, उसके ऊपर बकायदा बहस वगैरह, बकायदा डिबेट वगैरह ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर होगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट को वो जवाबदेही होगी उसके लिए। साथ ही साथ यहां पर कंपनी को यह बोल दिया गया कि भैया जो तुम्हारे कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, यानी कि जो तुम ट्रेड करके पैसा कमा रहे हो और जो टेरिटरी से रेवेन्यू आ रहा है, इनको अब अलग अलग मेंटेन करो। अभी तक क्या होता था, कंपनी जो भी रेवेन्यू जनरेट करती थी, इकट्ठा करती थी, या जो भी यहाँ पर वो अपना ट्रेड में पैसा कमाती थी, उस सबका एक ही अकाउंट बनाया जाता था। अब अंग्रेजों ने कहा, ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर कहा कि देखो ऐसा है कि यहाँ पर जो भी तुम्हारा कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, तुम लेन देन कर रहे हो, खरीद बेच कर रहे हो, उसका हिसाब किताब अलग बनाओ, और जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, जो लैंड रेवेन्यू आ रहा है, बाकी सोर्सेस से रेवेन्यू आ रहा है, पैसा आ रहा है इंडिया की टेरिटरी से, उसका एक अलग अकाउंट बनाओ, ताकि हमें यहां पर पता लग सके कि भैया कितना कमाई हो रही है, कितना यहां पर पैसा इकट्ठा हो रहा है। साथ ही साथ यहां पर यह बोल दिया गया कि भाई अब क्रिश्चियन मिशनरीज जो है, उन्हें भी इंडिया जाने की परमिशन है और इंडिया जाकर के क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने की इजाजत है। तो आप यहां पर देखोगे कि अब बहुत धड़ल्ले के साथ क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया आएंगी, इंडिया आकर के क्रिश्चियनिटी का प्रमोशन करेंगी, और ये सब चीजें हमें यहां पर होती हुई देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर के जब हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात करते हैं, तो ये 3 से 4 पॉइंट इसमें जो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। उसमें पहला है क्या, पहला यहां पर पॉइंट है कि भैया कंपनी की ट्रेड मोनोपोली खत्म करी। दूसरा पॉइंट यहां पर हमारा बन जाता है एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए हर साल खर्च करने की बात करी। तीसरा पॉइंट हमारा बन जाता है कि क्रिश्चियन मिशनरीज को यहां पर परमिशन दी गई कि इंडिया जाओ, जाकर के क्रिश्चियनिटी को फैलाओ। और फोर्थ पॉइंट यहां पर यह हो जाता है कि एक तरीके से कंपनी के जो भी रेगुलेशंस थे
उसको लेकर के जवाबदेही यहाँ पर तय कर दी गई कि अब आप जो भी रेगुलेशन बनाओगे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखे जाएंगे। तो ये सब चीजें यहाँ पर हमें चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंदर होती हुई देखने को मिली। अब आगे चलेंगे, बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की। इसके बाद चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में बात करेंगे। मीनवाइल आपका कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि एक रिकॉर्डेड वीडियो है जो आप लोग देख रहे हैं, तो जो भी आपका डाउट वगैरह हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आई विल आंसर इट इन आवर नेक्स्ट लाइव सेशन, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड वीडियो आप देख रहे हैं फिलहाल। बाकी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि भाई जो भी आपकी इंक्वायरी है यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, आप हमें गिवन नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी इसके अलावा जब आप यूज करोगे हमारा रेफरल कोड रैंक 10 तो आप लोगों को एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की। देखिए क्या है कि यहां पर अब हम बात करें ब्रिटिश सरकार की, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में हमने क्या देखा कि ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने, ब्रिटिश क्राउन ने ये क्लियर कर दिया था कि जो मेन सोवरेन है इन टेरिटरीज का वो कौन है, वो ब्रिटिश क्राउन है। कंपनी जो है वो एक तरीके से क्या कर रही है, ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पर रूल कर रही है या चीजों को संभाल रही है। और 1833 में आकर के कंपनी ने, ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश सरकार ने इस चीज को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया। कंपनी को यहां पर यह कह दिया कि भाई तुम्हारी जो लीज है वो 20 साल के लिए यहां पर बढ़ाई जा रही है, तुम इंडिया के अंदर जो भी टेरिटरीज हैं उनको गवर्न करो क्राउन के नाम पर। यानी कि ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्राउन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गवर्न टेरिटरीज इन इंडिया। ये सीधे तौर पर कंपनी, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी को यहां पर क्लियर कर दिया इन चार्टर एक्ट ऑफ 1833। साथ ही साथ चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने क्या करा, कंप्लीट अबॉलिशन कर दिया किस चीज का, मोनोपोली का। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में हमने क्या देखा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में हमने ये देखा कि जो कंपनी की मोनोपोली थी वो चाइना के साथ ट्रेड में और टी का जो व्यापार था, चाय का जो व्यापार था, उसमें बनी रहने दी, बाकी चीजों में मोनोपोली खत्म कर दी। बट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने क्या करा, कंपनी की जो मोनोपोली थी चाइना के साथ ट्रेड में या टी के साथ ट्रेड में, टी ट्रेड में, उसको भी यहां पर पूरी तरीके से खत्म कर दिया। तो कंप्लीट अबॉलिशन ऑफ मोनोपोली कब हुआ, कंप्लीट अबॉलिशन या कंप्लीट एंड ऑफ मोनोपोली हुआ 1833 के अंदर। साथ ही साथ यहां पर ब्रिटिश सरकार ने यह कह दिया कि अब जितने भी यूरोपियंस हैं जो जाना चाहते हैं इंडिया जाएं, जाकर के प्रॉपर्टी वगैरह एक्वायर करें, उनको पूरी तरीके से छूट है। यानी कि एक तरीके से क्लियर यहां पर दिखा दिया कि भैया अब यूरोपियन कॉलोनाइजेशन होगा इंडिया में। यूरोपियंस जाएंगे, जाकर के इंडिया रहेंगे, इंडिया में व्यापार करेंगे, इंडिया में काम करेंगे, इंडिया एक तरीके से अब अंग्रेजों की कॉलोनी है, ये चीज दिखा दी। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, आप देखिए कि 1833 तक अंग्रेजों ने कितनी तेजी के साथ इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया। कोई बड़ी पावर उनके सामने अब है ही नहीं चैलेंज करने के लिए। तो इसीलिए हम यहां पर क्या देखते हैं कि बकायदा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने यहां पर चीजें और ज्यादा क्लियर कर दी। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 की यहां पर जब हम बात करते हैं तो एक तरीके से यह भी कह दिया गया कि भाई जो भी फाइनेंशियल, लेजिस्लेटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव मामला है उसको भी यहां पर कौन संभालेगा, गवर्नर जनरल ही यहां पर संभालेगा। यानी कि गवर्नर जनरल जो है वो पूरी तरीके से उसको पावर दे दी गई कि सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को जो है वो क्या कर सके, सुप्रिटेंड कर सके, कंट्रोल कर सके, डायरेक्ट कर सके। साथ ही साथ यहां पर जो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे है उसको बेसिकली गवर्नर जनरल के कंट्रोल में कंप्लीटली यहां पर रख दिया गया। यानी कि जब हम यहां पर बात करते हैं तो गवर्नर जनरल जो है उसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई, काफी ज्यादा कंट्रोल यहां पर दे दिया गया। तो कुछ इस तरह की चीजें हमें यहां पर होती हुई देखने को इंडिया में मिली। तो आप यहां पर क्या कह सकते हैं, आप यहां पर यह कह सकते हैं कि काफी कुछ चेंजेस अंग्रेजों ने यहां पर करे और 1833 के कानून में एक तरीके से यहां पर क्या कर दिया गया, पोस्ट बना दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। अभी तक क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था,
क्योंकि वो बंगाल तक सीमित था, उसके अलावा बॉम्बे, मद्रास, इन सबको देखता था। बट 1833 तक आते आते इंडिया पर काफी हद तक अंग्रेजों ने अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया। तो हम यहां पर क्या देखते हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया। यानी कि जब टाइटल हो गया वो क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। एंड हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक। जब हम विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। साथ ही साथ यहां पर यह बोल दिया गया कि जो भी रेवेन्यू वगैरह है उसको रेज करने की अथॉरिटी भी किसके पास है? गवर्नर जनरल के पास है। खर्चा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसके पास है? गवर्नर जनरल के पास है। तो सिविल, मिलिट्री, सब जितने भी मामले हैं, हर चीज जो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया संभालेगा। दूसरी तरफ जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड मामला है वो भी कौन देखेगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही यहां पर देखेगा। तो जो गवर्नर्स थी, गवर्नमेंट थी मद्रास और बॉम्बे की, वो तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल के कंट्रोल में पूरी तरीके से आ गई। साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें पहली बार एक लॉ मेंबर ऐड करा गया। यहाँ पर यह बोला गया कि भाई जितने भी यहाँ पर अब इंडिया को लेकर के कानून बनाए जाएंगे, लॉ मेकिंग होगी, तो वो कौन करेगा? वो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल यहाँ पर करेगी उसको लेकर के यहाँ पर लॉ मेंबर भी होगा। तो ये सब चीजें यहाँ पर कर दी गई। और जब हम बात करते हैं पहले लॉ मेंबर की, तो हु वाज द फर्स्ट लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल्स काउंसिल? द फर्स्ट मेंबर वाज लॉर्ड मकालय। जब हम बात करते हैं तो लॉर्ड मकालय वाज द फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट लॉ मेंबर। एंड आगे चल करके आप देखोगे फर्स्ट इंडियन मेंबर जो बनेंगे तो ही वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, है ना। तो वो पहले बनेंगे इंडियन। बट फर्स्ट लॉ मेंबर जो यहां पर बने वो कौन थे? वो थे लॉर्ड मकालय। साथ ही साथ यहां पर क्या कर दिया गया कि भाई कंपनी के अंदर जो भी सिटीजन है, इंडियन सिटीजन, उनको बिल्कुल भी मना नहीं करा जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। बकायदा उनको एम्प्लॉयमेंट वगैरह दी जाएगी। रिलीजन के बेसिस पर, कलर के बेसिस पर, बर्थ के बेसिस पर, डेसेंट के बेसिस पर किसी भी इंडियन सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा। इस तरह की बातें यहाँ पर करी गई एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। साथ ही साथ यहाँ पर यह बोल दिया गया कि स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया जाएगा, जो कि हम देखते भी हैं कि 1843 में स्लेवरी एबॉलिश भी हो गई। बट स्लेवरी तो एबॉलिश हो गई, बट उसकी जगह एक नया शब्द या नया फॉर्म आ गया जिसको हम इंडेंचर्ड लेबर के नाम से जानते हैं। तो वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का सिस्टम यहाँ पर एस्टैब्लिश कर दिया गया बाय 1833। तो आप क्या कह सकते हैं कि 1833 के कानून ने काफी हद तक ये क्लियर कर दिया कि भाई जो कंपनी है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश टेरिटरीज के ऊपर एक तरीके से क्राउन के बिहाफ पर रूल कर रही है। दूसरा, कंपनी की मोनोपोली पूरी तरीके से खत्म कर दी। इंडिया के कॉलोनाइजेशन को लेकर के यहाँ पर प्लान तैयार कर लिया गया। साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसका नाम बदल करके, उसका टाइटल बदल के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। उसके पास मिलिट्री, सिविल और रेवेन्यू रिलेटेड मामले में फुल और कंप्लीट कंट्रोल यहाँ पर दे दिया गया। साथ ही साथ गवर्नर जनरल की काउंसिल में पहली बार एक लॉ मेंबर को यहाँ पर ऐड करा गया और स्लेवरी के एबॉलिशन की बात यहाँ पर करी गई। तो कुछ इस तरीके का काम 1833 के कानून ने यहाँ पर कर दिया गया। अब बारी आई 1853 के चार्टर की, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर है। और अगर आप देखो तो कंपनी रूल का, यानी कि जो कंपनी रूल फिलहाल कर रही है इंडिया के अंदर, उसको लेकर के लास्ट चार्टर है। क्योंकि इसके बाद 1857 में हमारा क्या होगा? 1857 के अंदर हमारा रिवोल्ट ऑफ 1857 होगा। उसके बाद चीजें यहां पर बदल जाएंगी और कंपनी रूल एबॉलिश हो जाएगा, कंपनी रूल खत्म हो जाएगा और उसकी जगह किसका रूल आ जाएगा? उसकी जगह रूल आ जाएगा हमारा क्राउन रूल। तो देखिए, जब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में कंपनी को एक तरीके से अल्टीमेटम दे दिया। कंपनी को कह दिया गया कि भैया देखो, ऐसा है, जितनी भी टेरिटरीज है इंडिया के अंदर, उनकी पोजीशन तुम्हारे पास तभी तक के लिए है जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती है। जिस दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट कहेगी उस दिन तुम्हारे से ये पोजीशन छीन ली जाएंगी। तुम सिर्फ ट्रेड ही करना बैठ करके। फिर 1833 में हमने क्या देखा? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कंपनी को यह कहा गया कि 20 साल के लिए आपकी लीज बढ़ाई जा रही है। 1813 में क्लियर करा गया था कि जो मेन सोवरेन है वो कौन है? वो ब्रिटिश क्राउन है। कंपनी उसके बिहाफ पर काम कर रही है। 1833 में मोनोपोली को 20 साल, लीज को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया।
और 1853 में थर्ड स्टेप पर आकर के फाइनली क्लियर कर दिया गया कि भैया जब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट चाह रही है तब तक तुम्हारे पास पोजीशन है, जिस दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट कहेगी उस दिन तुम्हारी पोजीशन छीन ली जाएंगी। साथ ही साथ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे उसका नंबर भी कम करके सिर्फ 18 कर दिया गया। इसके अलावा अब यहाँ पर जो सबसे खास काम करा गया वो ये करा गया कि इंडियन सर्विसेज है, जितनी भी सर्विसेज होंगी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को लेकर के कंपटीशन होगा, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर पाएगा। ये बात यहाँ पर कह दी गई। एक्चुअली क्या था कि जब हम बात करते हैं सर्विसेज की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर अभी तक क्या होता था कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट्स वगैरह करते थे, और जब ये अपॉइंटमेंट करते थे तो अपने चाचा के लड़के को ले लिया, मौसी के लड़के को ले लिया, फूफी के लड़के को ले लिया, तो अपने खास लोग भर देते थे। अब क्या होता था कि इनसे पैसा भी बतेरा लेते थे, ऐंठते थे कि भाई हम तुम्हें भेज रहे हैं वहां पर, लाओ पैसा दो, क्योंकि सबको पता था कि इंडिया जो जा रहा है अगर वो यहाँ पर 1 लाख रुपया दे करके जाएगा तो वापसी में करोड़ लेकर के आएगा इंडिया से, इंडिया में इतना पैसा है बनाने को। तो क्या हुआ कि इसको लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के बकायदा मकाले कमेटी बनाई गई। तो मकाले कमेटी ने यहाँ पर रिकमेंड करा कि भैया सर्विसेज के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होना चाहिए, और हम देखेंगे कि इंपीरियल सिविल सर्विसेज को लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ पर फिर आगे होगा। तो एक तरीके से चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने क्या कह दिया कि जितनी भी सर्विसेज हैं उनके अंदर जो भी अब यहाँ पर होगा वो कैसे होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू होगा। साथ ही साथ जो लॉ मेंबर 1833 में अपॉइंट करे गए थे उसको गवर्नर जनरल काउंसिल का फुल मेंबर यहाँ पर बना दिया गया। इसके अलावा जो गवर्नर जनरल और काउंसिल है उसकी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शन सेपरेट कर दिए गए, और साथ ही साथ लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए 6 मेंबर्स और ऐड कर दिए गए गवर्नर जनरल की काउंसिल में। यानी कि एक तरीके से अब यहाँ पर क्या कर दिया गया कि अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड और लेजिस्लेटिव से रिलेटेड मामले अलग अलग होंगे और उन्हें अलग अलग तरीके से संभाला जाएगा। और गवर्नर जनरल की काउंसिल में जो 6 मेंबर होंगे वो लेजिस्लेटिव पर्पसेस के लिए ही होंगे, कानून बनाने से रिलेटेड ही होंगे, बाकी जो होंगे वो एग्जीक्यूटिव काम संभालेंगे। और सबसे पहली बार हम क्या देखते हैं कि लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस करा गया इंडियन लेजिस्लेचर के अंदर, जिसमें मद्रास, बॉम्बे, आगरा जैसे लोकल प्रोविजनल गवर्नमेंट्स ने क्या करा, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन करके इंडियन लेजिस्लेचर के अंदर भेजा। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें 1853 के अंदर बनता हुआ देखने को मिला। तो 1853 के अंदर 3 बातें क्या इंपॉर्टेंट है। पहली बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि कंपनी ने ये क्लियर कर दिया कि भाई जब तक ब्रिटिश सरकार ने ये क्लियर कर दिया कि भाई जब तक पार्लियामेंट चाह रही है तब तक आप जो है पोजीशन संभालोगे, जिस दिन पार्लियामेंट ने कह दिया उस दिन आपको बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर क्या कह दी गई कि भैया अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही जो है सर्विसेज के अंदर एनरोलमेंट वगैरह होगा, कंपनी के पास कोई पावर नहीं होगी अपॉइंटमेंट को लेकर के। तीसरी बात यहाँ पर ये बोल दी गई कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस अलग अलग होंगे। लेजिस्लेटिव काम करने के लिए 6 एडिशनल मेंबर ये होंगे जिसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन भी होगा। तो कुछ इस तरीके का काम जो है आप कह सकते हैं कि 1853 के चार्टर ने यहाँ पर किया। तो ये था आज का हमारा सेशन। 1853 के ठीक 3-4 साल बाद 1857 का रिवोल्ट हो जाएगा। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि कंपनी रूल एंड हो जाएगा और यहाँ पर बिगिनिंग होगी क्राउन रूल की। क्राउन रूल की यहाँ पर शुरुआत होगी। और फिर हम देखेंगे 1858 का चार्टर, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट और देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और इस तरीके से फिर बाकी की चीजें यहाँ पर चलेंगी। उनको हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी आपका किसी का कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मैं बाद में जब भी जो लाइव सेशन लूंगा आपके डाउट्स वगैरह क्लियर वहां पर कर दूंगा। अदरवाइज आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपके लिए चीजें समझना इजी रहा होगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अब 2-3 टॉपिक्स ही हमारे बचे हैं। आज हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 कल कर लेंगे। इसके अलावा प्रेस के, एजुकेशन के डेवलपमेंट के बारे में और चीजें हैं 2-3, उनको भी देख लेंगे। एंड देन उसके बाद फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की शुरुआत करेंगे 11th या 12th ऑफ नवंबर से। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही गाइस। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। जाते आते प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है। बाकी जाकर के अनअकैडमी को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रिपरेशन को अनअकैडमी के साथ बूस्टअप करें। यूज करिएगा हमारा रेफरल कोड रैंक 10 for extra 10% discount. So thank you everyone for watching this session. Goodbye, good luck, have a very good day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much.